हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है एडुएलेट्स 1 में। और मेरा नाम है आकाश। मैं आपको फिजिक्स का थोड़ा एक बेसिक सा इंट्रो दूंगा और ये बताऊंगा कि आपको आपके क्लास 10th में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है। तो शुरू करते हैं। पहले आते हैं वर्ड फिजिक्स पे। सबको को पता है ये फिजिक्स जो है ये साइंस का एक पार्ट है जिसमें हम लोग समझते हैं। तो एक्चुअली फिजिक्स में हम लोग पढ़ते क्या है? फिजिक्स अगर हम सिंपल में बोले तो मैटर और एनर्जी का जो इंट्रैक्शन है उसको हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं। फिजिक्स इज, अगर इसका डेफिनेशन देखें तो फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द मैटर, नेचर ऑफ मैटर एंड इंट्रैक्शन ऑफ मैटर एंड एनर्जी। इसको हम लोग एक लाइन में इस तरह से समझ सकते हैं। तो हम लोग क्या समझे अभी कि फिजिक्स क्या है? मैटर और एनर्जी का इंट्रैक्शन। बहुत शॉर्ट में यही कह सकते हैं कि मैटर और एनर्जी का इंट्रैक्शन है। फिजिक्स बहुत ब्रॉड है और बहुत वास्ट सा सब्जेक्ट है साइंस का और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसका बहुत अलग अलग टाइप्स होता है, पार्ट्स होता है जिसको हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे बोर्ड पे कुछ लिख के रखा हूँ। मैकेनिक्स है, ऑप्टिक्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, पार्टिकल फिजिक्स है और भी बहुत सारा होता है। मैं सिर्फ 4-5 यहाँ लिखा हूँ। मैकेनिक्स में फिर क्लासिकल मैकेनिक्स जो कि हम लोग मोशन, फोर्स, लॉज ऑफ मोशन पढ़ते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग एकदम इलेक्ट्रॉन से भी छोटे पार्टिकल्स के बारे में बात करते हैं। ऐसा बात करते हैं कि ये दुनिया कैसे बना, यूनिवर्स कैसे बना, ठीक है। रिलेटिविस्टिक है, थर्मोडायनेमिक्स है, स्टैटिकल मैकेनिक्स है। तो फिजिक्स एक बहुत बड़ा ब्रांच है साइंस का और बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग के क्लास 10th में हम लोग को फिजिक्स में क्या क्या चैप्टर पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है। तो चैप्टर 1 जो क्लास 10th में है वो है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और अगर देखें तो बेसिकली ये इलेक्ट्रिसिटी जो है ये करंट इलेक्ट्रिसिटी है। ये चैप्टर में हम लोग को करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वहाँ पे मोशन में है। एक्चुअली करंट का मतलब ही होता है मोशन। इलेक्ट्रिसिटी में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मोशन में होगा। इलेक्ट्रिसिटी का 2 ब्रांच होता है, वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। दूसरा जो चैप्टर हम लोग के कोर्स में है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब शुरू में हम लोग क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर को पढ़ेंगे और उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इस इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिकल, मतलब मैग्नेट जैसे एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, रिपेल करता है, वो इलेक्ट्रिक करंट भी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है या मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी लाता है, उसको पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर में। तो ये हमारा हो गया चैप्टर 2। तीसरा जो चैप्टर होगा हमारा वो है लाइट। यहाँ पे एक्चुअली लाइट लिखा, अगर इस लाइट को हम देखें तो ये मैं पहले लिख चुका हूँ यहाँ पे ऑप्टिक्स जो है एक बहुत बड़ा ब्रांच है फिजिक्स का जिसमें हम लोग लाइट के बारे में पढ़ते हैं। लाइट अब 2 टाइप्स का होता है, एक होता है रे ऑप्टिक्स और दूसरा वेव ऑप्टिक्स। मतलब ऑप्टिक्स को फिर 2 ब्रांच में हम लोग बांट सकते हैं, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। तो हम लोग को इसमें लाइट पढ़ना है और लाइट में अगर देखें तो यहाँ पे रे ऑप्टिक्स के बारे में हम लोग को पढ़ना है। वेव ऑप्टिक्स हमारे सिलेबस में नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस। चौथा चैप्टर जो है हम लोग का ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड हमारा चौथा चैप्टर है जिसमें हम लोग ये पढ़ें कि हम लोग का आँख कैसे वर्क करता है और ये दुनिया इतना कलरफुल क्यों है। जैसे कि इसमें कुछ एग्जांपल्स अगर मैं आपको दूं तो जैसे स्काई हम लोग को ब्लू दिखता है, एस्ट्रोनॉमर्स को स्काई डार्क दिखता है। उसके बाद सूरज उगते समय, सनराइज होते समय और सनसेट होते समय हम लोग को उसके अगल बगल का आसमान रेड क्यों दिखता है। अलग अलग टाइप का इसमें फेनोमिनन है। स्टार्स का ट्विंकलिंग वगैरह हो गया, तो उस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। और सबसे आखिरी चैप्टर जो है वो है सोर्सेस ऑफ एनर्जी। जिसमें हम लोग ये जानेंगे कि हम लोग का जो एनर्जी सोर्स है, मतलब एनर्जी का जो सोर्स है, एनर्जी कहाँ कहाँ से हम लोग प्राप्त कर पाते हैं। तो ये 5 चैप्टर हम लोग को पढ़ना है अपने क्लास 10th के सिलेबस में।
इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा डिटेल में, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है वो थोड़ा कम डिटेल में, क्योंकि ये चैप्टर एकदम नया है, आज से पहले आप लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ा नहीं है, तो ये एकदम नया चैप्टर है, कम डिटेल में है, बेसिक बात इसमें हम लोग को पढ़ना है। लाइट चैप्टर थोड़ा डिटेल में है, उसके बाद ह्यूमन एंड कलरफुल वर्ल्ड भी डिटेल में है, सोर्सेस ऑफ एनर्जी पहले बड़ा हुआ चैप्टर है, तो ये भी थोड़ा डिटेल में, यही 5 चैप्टर हम लोग को पढ़ना है। ये हम लोग शुरू करते हैं अपना जो पहला चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू करने से पहले हम लोग ये थोड़ा समझ लेते हैं कि ये करंट इलेक्ट्रिसिटी आया कहाँ से और ये किसका ब्रांच है। तो इलेक्ट्रिसिटी का 2 ब्रांच होता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी इज ए नेचुरल फेनोमेनन ऑफ मोशन ऑफ मैटर हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, ये हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। मतलब कि इसमें क्या है कि मैटर का जो पार्टिकल्स है उसके मोशन की बात करते हैं, और वो कैसे होता है, वो कैसे अकम्पनीड होता है, तो वो चार्ज के फ्लो से होता है। ये 2 टाइप का होता है, स्टैटिक और करंट। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट भी कहते हैं, याद रखिएगा ये वर्ड इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 11th क्लास में हम लोग का पहला चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैट्स, ठीक है, जिसमें कि हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। स्टैटिक मतलब रुका हुआ, तो इसमें जो होता है चार्ज होता है रेस्ट में मतलब वो रुका हुआ होता है। और दूसरा है करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट मतलब भी होता है मोशन, इसमें चार्ज क्या होता है, मोशन में होता है। दोनों का कुछ एग्जांपल्स बता देते हैं नेचुरल, जो आपको समझ में आए। जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैट का सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है लाइटनिंग जो होता है वो इलेक्ट्रोस्टैट का चार्ज जो रेस्ट में होता है उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। वैसे ही हम लोग बचपन में क्या किए होंगे कि कंघी बाल में घसने के बाद छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर को चिपका होंगे, तो वहाँ पे भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व होता है। तो आप कहेंगे कि वहाँ पे तो चार्ज मोशन में होता है, लाइटनिंग जब होता है चार्ज का ट्रांसफर होता है। तो एक्चुअली रेस्ट में कहने का बात कि इसमें चार्ज का एक कहीं पे जमावट होता है और वहाँ से चार्ज ट्रांसफर हो जाता है दूसरे बॉडी में एकाएक झटके से, जिसके कारण लाइटनिंग होता है। और चार्जेज इन मोशन जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें जो हमारा चार्ज होता है वो कंटिन्यूअस मोशन में होता है, जिसका एक सिंपल सा एग्जांपल है कि घर में हम लोग लाइट जलाते हैं, ठीक है, या फिर पावर जनरेशन जहाँ होता है हाइड्रो पावर प्लांट्स में, वहाँ से जो चार्ज निकलता है वहाँ पे चार्ज क्या होता है, हमेशा कंटिन्यूअस मोशन में होता है। कोई चीज़ अगर हम प्ले कर रहे हैं, अगर मान लीजिए हम लाइट जला रहे हैं या पंखा चला रहे हैं, तो चार्ज जब तक मोशन में रहेगा तब तक वो वर्क करेगा, चार्ज मोशन में नहीं रहेगा तो वर्क नहीं करेगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। तो अब ये चार्ज मोशन में रहेगा, चार्ज रेस्ट में रहेगा, तो इस वर्ड चार्ज को पहले हम लोग समझ लेते हैं कि चार्ज होता क्या है और ये चार्ज कैसे जनरेट होता है। तो चार्ज क्या है? इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ईच एंड एवरी सब्सटेंस दैट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये चार्ज जो है हर बॉडी में, ये मेरे हाथ में पेन है, इसमें भी चार्ज होगा, हर बॉडी में, एक्चुअली मेरे खुद के बॉडी में भी चार्ज होगा, ठीक है। अब ये चार्ज का जो डेफिनेशन है उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। चार्ज इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ, इट इज द fundamental property of each and every substance कहें या मैटर कहें, और मैटर that shows electrical and magnetic effects। ठीक है, तो इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी, मतलब ये हर सब्सटेंस में, हर मैटर में होता है, जिसके कारण वो मैटर या तो इलेक्ट्रिकल या फिर मैग्नेटिकल इफेक्ट्स या मैग्नेटिकल प्रॉपर्टी को शो करता है, उसी को हम चार्ज कहते हैं। तो ये वर्ड चार्ज का डेफिनेशन हो गया। अब ये चार्ज कैसे जनरेट होता है, इसका एक बहुत ही सिंपल सा मैं एग्जांपल लूंगा। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ Na मतलब सोडियम का एटम हो गया, इसमें टोटल कितना है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर इसका 11, और सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। एटॉमिक नंबर हम लोग किसको कहते हैं, एटॉमिक नंबर को हम लोग Z से डिनोट करते हैं। Z इक्वल टू होता है P, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और किसी भी न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, इक्वल होता है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन आपको पता होगा क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल है, मतलब
किसी भी मैटर में मॉलिक्यूल्स है और मॉलिक्यूल्स में एटम है, एटम के अंदर हम लोग को क्या मिलता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर हो गया 11, यानी इसके पास प्रोटॉन 11 है और इलेक्ट्रॉन्स भी 11। एक अलग केस में अगर सपोज कीजिए कि ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को अपने सेल से निकाल दिया, अगर एक इलेक्ट्रॉन को अपने सेल से निकाल देगा तो इसके पास सपोज कीजिए यहाँ भी 11 इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन घट गया तो कितना हो गया, 10। अब इसको देखिए और इसको देखिए, यहाँ पे 11 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉन का संख्या 1 बढ़ गया, प्रोटॉन का संख्या 1 बढ़ गया और प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज जबकि इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इस पे चार्ज पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है, यानी इसका एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। तो इलेक्ट्रॉन्स के कमी होने के कारण सोडियम का एटम चार्ज हो गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के निकलने या इलेक्ट्रॉन्स के आने के कारण किसी बॉडी पे एक टाइप का उसका मतलब कि इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वो शो करने लगता है और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चार्ज। इस तरह कोई भी बॉडी चार्ज होता है। जैसे इस एग्जाम्पल में मैंने क्या देखा कि अगर सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो इसमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और ये क्यों हुआ, इलेक्ट्रॉन के निकलने से। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ जिसमें क्लोरीन लेता हूँ, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 17। ठीक है, एटॉमिक नंबर 17। तो इसके पास यानी प्रोटॉन हो गया 17, प्लस लिख देता हूँ क्योंकि प्रोटॉन पे मैं पहले ही बोल दिया पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन हो गया -17। अब ये प्लस माइनस का मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन माइनस नहीं है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज शो कर रहा है। ठीक है, तो इसके पास +17 -17 है। अब क्लोरीन का एटम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन किसी भी दूसरे एटम से, सपोज कीजिए कि सोडियम जो एक इलेक्ट्रॉन को निकाला उसको ले लेगा, अगर क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो Cl-, क्योंकि प्लस इसमें एक इलेक्ट्रॉन हो गया तो इसके पास टोटल -18 इलेक्ट्रॉन्स हो गया और प्रोटॉन कितना है, 17 है। तो अगर दोनों को कैंसिल करें तो इलेक्ट्रॉन एक बढ़ जाएगा और उसी को हम लोग उसी एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे नेगेटिव चार्ज से शो करते हैं। तो कहने का सेंस क्या हुआ कि कोई भी बॉडी चार्ज कैसे होता है, या तो इलेक्ट्रॉन किसी के सेल से, किसी भी एटम से निकल के जाएगा, या फिर किसी दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन आएगा। सिर्फ इलेक्ट्रॉन के निकलने से या फिर इलेक्ट्रॉन के आने से चार्ज होता है। तो एक और एग्जांपल, जैसे कि सपोज कीजिए Al3+ लिखा, प्लस चार्ज क्यों होता है, इलेक्ट्रॉन के निकलने से, यानी कि अगर 3+ है तो 3 इलेक्ट्रॉन निकला होगा। एक और एग्जांपल यहाँ लिखते हैं O2-, यहाँ पे 2- है, एक माइनस क्यों होता है, एक इलेक्ट्रॉन के आने से, अगर 2- है तो यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास आया होगा। इसी तरह कोई भी बॉडी चार्ज होता है। ठीक है, अब क्योंकि प्रोटॉन पे इलेक्ट्रॉन पे दोनों पे चार्ज होता है तो ये भी चीज देख लेते हैं, ये भी चीज लिख लेते हैं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। चार्ज ऑन P, प्रोटॉन, P मतलब प्रोटॉन, इस पे होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। अब ये कूलम क्या है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। इसी तरह चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। दोनों पे चार्ज क्या होता है, सेम, लेकिन क्योंकि प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का दोनों का स्पिन जो होता है एटम के अंदर वो अपोजिट होता है, इसलिए हम लोग इसको प्लस और इसको माइनस शो करते हैं। चार्ज कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, सिर्फ ये दोनों के नेचर, एक दूसरे का नेचर दोनों का अपोजिट है, इसलिए एक को प्लस और दूसरे को माइनस से हम लोग दिखाते हैं। तो कूलम क्या है, ये चार्ज का SI यूनिट, SI यूनिट ऑफ चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं, कूलम। और ये कूलम जो है सर चार्ल्स कूलम के नाम पे रखा गया है, जो कि कूलम्स लॉ दिए थे। ठीक है, तो अब आते हैं पहले फॉर्मूले पे, वो जो कि है चार्ज इक्वल टू Ne, Q इक्वल टू Ne। N यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, जो कि कितना होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, -1.6 × 10⁻⁹ कूलम। अब हम लोग टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और ये जानते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक कूलम में कितना होता है, मतलब एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो फॉर्मूले को लिखते हैं, Q इक्वल टू क्या होगा, Ne। चार्ज हम लोग को कितना लेना है, 1 कूलम लेना है, मतलब 1C लेना है, N × E कितना होगा, 1.6 × 10⁻⁻⁹। यहाँ पे हम लोग इस माइनस को, यहाँ पे जो माइनस है उसको नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ चार्ज के अपोजिट नेचर को बताता है, उसका यहाँ पे कोई यूज नहीं। N इक्वल टू हो जाएगा 1/,
1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये कूलम और ये कूलम, इसका जो है ये दोनों कट हो जाएगा, यानी कि 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको अगर सॉल्व करें तो 10⁻⁻19 ऊपर आएगा, ऊपर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1.6। इसको अच्छे से अगर सॉल्व करें तो आएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि एक कूलम चार्ज कितना हुआ, अगर किसी वायर में, किसी भी सर्किट में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्लो करे तो उसमें कितना चार्ज फ्लो होगा, कितना चार्ज उसमें आएगा, एक कूलम आएगा। मतलब एक कूलम जो है बहुत बड़ा चार्ज है, क्योंकि ये 10⁻18, 10 पे 18 पावर मतलब 10 पे 18 जीरो और इंटू 6.25 होगा, ये बहुत बड़ा वैल्यू आएगा। ठीक है, तो ये बेसिक सा नॉलेज था, बेसिक सा इंफॉर्मेशन था हमारा पहला चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। अब आगे थोड़ा ये देख लेते हैं कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, और उसके बाद बाकी का चीज़ अगले क्लास में हम लोग करेंगे। तो ये बेसिक खत्म होने के बाद इसके बाद हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसको हम लोग घर में या मतलब कॉमन लैंग्वेज में हम लोग कहते हैं वोल्टेज। ठीक है, ये सब कोई जानता है, कहता है वोल्टेज। तो वोल्टेज क्या है, वो एक टाइप का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वोल्टेज कहते हैं, जो कि किसी सर्किट में मेंटेन होता है। अगर किसी सर्किट में हम एक छोटा सा सेल लगा रहे हैं तो वो सेल पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज प्रोवाइड करता है, जिससे वो करंट फ्लो होता है। और एक सिंपल सा बेसिक सा चीज, सपोज कीजिए एक छोटा सा हम यहाँ सर्किट बना रहे हैं, इसमें अगर करंट फ्लो करेगा तो ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव हो गया, करंट ऐसे फ्लो करेगा। करंट को आई से डिनोट कर देते हैं। तो करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की ओर फ्लो करता है ऐसे। लेकिन एक्चुअली में अगर हम लोग किसी सर्किट में देखें तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल्स की ओर फ्लो करता है। इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव से नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाता है, लेकिन हम लोग बाय कन्वेंशनली मतलब जो परंपरा चलते आ रहा है उसके हिसाब से करंट को पॉजिटिव से नेगेटिव मान लेते हैं। ये चीज़ एकदम आपके पहले पेज में दिया हुआ है एनसीईआरटी में, तो इस चीज़ को एकदम बहुत गौर से ध्यान से समझ लीजिए कि करंट हम लोग पॉजिटिव से नेगेटिव लेते हैं, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर फ्लो करता है। तो इस चीज़ से एकदम क्लियर हो जाता है कि करंट का फ्लो और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होता है। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है तो करंट को पॉजिटिव से नेगेटिव मानना पड़ता है, इसलिए हम लोग करंट को पॉजिटिव मान के चलते हैं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी क्वेश्चन में क्या होता है, आपको करंट का जरूरत पड़ेगा, करंट का वहाँ डायरेक्शन नहीं देके, करंट का यूनिट नहीं देके, करंट का वैल्यू नहीं देके, वहाँ इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन बता देगा कि ईस्ट से वेस्ट जा रहा है, नॉर्थ से साउथ जा रहा है, अपवार्ड निकल रहा है, डाउनवार्ड हो रहा है, जो कि आपको मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्लास 10th में भी और 12th में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि वो क्वेश्चन आते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो करंट हम लोग को पॉजिटिव से नेगेटिव उसकी उल्टी डायरेक्शन में लेने का जरूरत पड़ता है। अच्छा ठीक है, थोड़ा मैं इस चीज़ को भी यहाँ सॉल्व कर दूँ, अगर किसी स्टूडेंट्स को अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो इसको मैं बता देता हूँ कि इसको यहाँ पे सॉल्व कैसे करें। एकदम आसान है, जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में करते हैं वैसे ही करेंगे। 10⁻⁻19/1.6 है ना, तो ये पॉइंट हटा के हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऊपर में इंटू 10 कर लेते हैं। इंटू 10 करने के बाद 10⁻19 से एक जीरो उधर ट्रांसफर कर देते हैं, मतलब 10⁻18 इंटू 100/16 हो गया, क्योंकि ये पॉइंट हट गया तो नीचे 16। अब हमको क्या करना है, बस 100/16 करना है इंटू 10⁻18। 100/16 आप डिवाइड करके देख लीजिए, ये 6.25 ही आएगा इंटू 10⁻18, जो कि मैं यहाँ पे लिख चुका था, 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होता है। अच्छा एक चीज और, कभी कभी क्या होगा कि इस 1 कूलम की जगह पे क्वेश्चन में 2 कूलम कर देगा, चाहे 3 कूलम कर देगा, 10 कूलम कर देगा। तो सॉल्व बिल्कुल ऐसे ही करना है, सिर्फ आपको यहाँ पे इंटू 2 या इंटू 3 या इंटू 10 करने का जरूरत पड़ेगा। जिस हिसाब से यहाँ पे दिया रहेगा उसी हिसाब से हम सॉल्व करके यहाँ फाइनल आंसर ला सकते हैं। ठीक है, तो चार्ज को हम लोग समझ चुके हैं। अब थोड़ा ये देख लेते हैं कि ये बॉडी हम लोग कैसे कैसे चार्ज कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। इससे पहले भी थोड़ा बताया था और थोड़ा बता देता हूँ। जैसे सपोज कीजिए कि एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ, ये पेन अगर मैं अपने सूखे बाल पे, ड्राई हेयर पे रब करके अगर स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर को अगर अट्रैक्ट करना चाहूँ तो वो अट्रैक्ट होता है। एक्चुअली यहाँ पे ये जो पेन है ये बाल में घिसने से चार्ज डेवलप हो गया। तो चार्ज करने का सबसे पहला तरीका क्या हो गया,
फ्रिक्शन या रबिंग हम लोग कह सकते हैं। फ्रिक्शन होने की वजह से चार्ज डेवलप होता है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और रबिंग। एक्चुअली यहाँ पे अगर देखा जाए कि रब करने से या फ्रिक्शन होने से चार्ज कैसे हुआ, एक्चुअली जब मैं इसको रब किया होगा तो हो सकता है कि इससे इलेक्ट्रॉन निकल के मेरे बाल में या बाल से इलेक्ट्रॉन निकल के इस पेन में चला गया होगा, जिसके कारण इस पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कुछ भी डेवलप किया था। दूसरा हो सकता है बाय कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है कि सपोज कीजिए कि एक बॉडी पे चार्ज है, इसके बगल में कोई न्यूट्रल बॉडी है। ये बॉडी सपोज कीजिए कि पॉजिटिवली चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज मैं शो कर देता हूँ। इसके बगल में एक और बॉडी है जो कि न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं। इन दोनों को एक वायर से मैं ज्वाइन कर दिया तो क्या होगा कि इसका कुछ पॉजिटिव चार्ज फ्लो होकर इसमें चल जाएगा और उस तरह दोनों बॉडी क्या होगा, चार्ज होगा। इसका अब ये क्वेश्चन ये उठता है कि इसमें से जो चार्ज है वो फ्लो कब तक करेगा। तो याद रखिएगा कि अगर सपोज कीजिए कि इसमें 2 कूलम चार्ज था, ठीक है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो 2 कूलम अगर चार्ज है तो इसमें से चार्ज इसमें तब तक फ्लो करेगा जब तक कि दोनों का चार्ज बैलेंस ना हो जाए। मतलब इसमें 1 कूलम और इसमें भी 1 कूलम, दोनों पे भी 1 कूलम चार्ज अगर हो गया तो ये बैलेंस हो जाएगा, इस तरह दोनों बॉडी चार्ज होगा। ये कैसा मेथड हो गया, बाय कंडक्शन हो गया। रबिंग समझ में आया, कंडक्शन समझ में आया। और दूसरा एक मेथड है बाय इंडक्शन। इंडक्शन से भी हम लोग किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल, अभी क्या करते हैं, ये वाले सपोज कीजिए कि ये बॉडी चार्ज है और इसके बगल में एक बॉडी है जो कि अनचार्ज है। मैं क्या किया, इस चार्ज बॉडी को उठा के इसके बगल में ले गया, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि सपोज कीजिए एक और फिगर बना लेता हूँ, यहाँ पे प्लस 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 ये चार्ज है, इसके बगल में ये अनचार्ज बॉडी है। तो ये प्लस के वजह से इसका जो इलेक्ट्रॉन्स है इस बॉडी पे, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा वो इसके करीब आ जाएगा और जो प्लस पॉजिटिव चार्जेज होगा वो इससे दूर चला जाएगा, इसके पॉजिटिव होने की वजह से। क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा तो ये पॉजिटिव इसके नेगेटिव्स को अट्रैक्ट करेगा और ये बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब सपोज कीजिए कि ये इसको मैं किसी वायर से ज्वाइन कर दी, तो अब क्या होगा कि ये पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर जाएगा, ये उस वायर से होते हुए निकल जाएगा और फाइनली इस बॉडी पे कौन सा, ये इधर का पॉजिटिव चार्ज निकल गया, ये वाला नेगेटिव चार्ज सिर्फ इस बॉडी पे बच जाएगा। तो ये बॉडी क्या हुआ, चार्ज हो गया। यहाँ पे ये जो प्रोसेस है, ये यहाँ पे ये बॉडी और ये बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आया, लेकिन फिर भी सेकंड बॉडी चार्ज हो गया और इसको हम लोग क्या कहेंगे, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो ये कुछ मेथड्स है जो कि हम लोग किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। आगे हम लोग समझते हैं करंट। करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज या चार्ज के बदले हम लोग क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट एरिया। फ्लो ऑफ चार्ज या इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट एरिया को हम लोग क्या कहेंगे, करंट। सपोज कीजिए कि ये एक वायर है, इसमें Q चार्ज फ्लो कर रहा है ड्यूरिंग द टाइम T। किसी टाइम T में टोटल चार्ज कितना फ्लो कर रहा है, Q। और तो इसमें करंट कितना होगा, करंट इक्वल टू चार्ज बाय टाइम। I इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q बाय T। इससे पहले मैंने एक और फॉर्मूला बताया था Q का, Q इक्वल टू क्या होता है, NE, यानी I इक्वल टू क्या हो जाएगा, NE बाय T। तो ये दो बेसिक सा फॉर्मूला है करंट का और ये भी करंट निकालना। यहाँ पे हो सकता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे दे, यहाँ पे डायरेक्ट चार्ज दे दे, जैसे भी दिया होगा क्वेश्चन में उस तरह हम लोग डील कर सकते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं जो कि एनसीईआरटी में एग्जाम्पल में दिया, उसको सॉल्व कर लेते हैं, आसानी से समझ में आएगा। एक करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, करंट कितना है, I इक्वल टू कितना है, 0.5 एम्पियर, फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर फॉर 10 मिनट्स। बस दिया हुआ है T इक्वल टू 10, ठीक है, 10 मिनट। सेकेंड में चेंज कर लेते हैं, मिनट में भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो इस केस में करंट दे दिया, इक्वल टू दे दिया 0.5 और टाइम दे दिया 10 मिनट्स, मतलब 600 सेकेंड। हम लोग जानते हैं I इक्वल टू Q बाय T। सिंपल सा फॉर्मूला है, लेकिन फॉर्मूला लिखना जरूरी है। कभी भी अगर आपको क्वेश्चन आता है तो फॉर्मूला लिखा कीजिए, फॉर्मूले पे भी नंबर होता है। तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, I इंटू T, यानी कि 0.5 इंटू T 600 मल्टीप्लाई अगर करें तो ये आ जाएगा 300 C। Q का ऐसा यूनिट, चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम, यानी 300 कूलम टोटल इसका चार्ज आएगा, ठीक है। अच्छा, ये एक चीज यहाँ पे एक नया वर्ड आया, एम्पियर। एक्चुअली ये जो एम्पियर है वो करंट का ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट ऑफ करंट क्या होगा, एम्पियर। जो कि एक साइंटिस्ट
एंड्री मैरी एम्पियर के नाम पे दिया हुआ है, जो कि करंट का आविष्कार किए थे। तो उनके नाम पे इसका ऐसा यूनिट क्या दिया हुआ है, एम्पियर दिया हुआ है। चार्ज का ऐसा यूनिट एम्पियर होता है। तो अब समझते हैं कि ये एम्पियर कितना करंट होता है। अगर इसको हम लोग वैल्यू में देखना चाहे, मैग्नीट्यूड में देखना चाहे, तो कितना होगा, I = 1 एम्पियर। कब होगा, जब चार्ज 1 कूलम हो और टाइम कितना हो, 1 सेकेंड। इसका मतलब अगर किसी कंडक्टर में 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है कितने टाइम में, 1 सेकेंड में, तो उसमें कितना करंट फ्लो करेगा, 1 एम्पियर। सपोज कीजिए कि यही कंडक्टर है और इसमें 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है, और टाइम इसमें कितना लग रहा है, इस बार 1 सेकेंड लग रहा है। तो I = कितना हो जाएगा, Q/T, मतलब 1 कूलम बाय 1 सेकेंड, यानी कि कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर इक्वल टू क्या हो गया, 1 कूलम पर सेकेंड। किसी भी कंडक्टर में अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो करे 1 सेकेंड में, तो उसमें जो करंट फ्लो करेगा उसमें उसको हम लोग 1 एम्पियर करेंगे। 1 एम्पियर इज दैट करंट if 1 coulomb of charge flows through a conductor in 1 second, then the current is said to be 1 ampere। इस तरह इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है और उम्मीद है कि आपको छोटी छोटी जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ वो आपको समझ में आया हो। CBSE बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हर चीज़ को बारीकी से पढ़ें, समझें, NCERT पे पूरा फोकस रखें, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो NCERT के अगल बगल से ही आता है। NCERT के इधर गिर्द से ही क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कहीं बाहर से बहुत घुमा फिरा के नहीं आता है। आप सिर्फ बेसिक, अगर आपको जितना चीज़ पढ़ाया गया है, जितना चीज़ बुक में है, उस चीज़ को अगर आप याद रखेंगे, उस चीज़ को समझ लेंगे और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करें क्वेश्चन बैंक से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, तो आपको आराम से स्कोरिंग आप अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में और आगे समझते हैं इस चैप्टर में जो जो चीज़ दिया हुआ है। बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है।